आइए बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर फिजिक्स की फास्ट रिवीजन क्लास में। और आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के बारे में। जो संपूर्ण जानकारी है रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसकी संपूर्ण जानकारी को कवर करेंगे इस वीडियो में। और अगर आप इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था डाल्टन का परमाणु संरचना सिद्धांत। देखिए, डाल्टन ने क्या कहा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, मतलब सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। उन्हीं कणों को परमाणु कहा जाता है। सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, उसी को परमाणु कहा जाता है। इसीलिए परमाणु को पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। सबसे छोटी इकाई का मतलब है कि किसी भी पदार्थ को आप तोड़ेंगे तो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा जो हिस्सा होगा उसी को परमाणु कहा जाता है। और इसीलिए परमाणु को सबसे छोटी पदार्थ की इकाई कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि यह एक अविभाज्य कण है। अविभाज्य का मतलब है कि इसको इससे ज़्यादा या इससे छोटा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो डाल्टन है, डाल्टन ने परमाणु के आंतरिक संरचना की जानकारी नहीं दे पाए। मतलब आंतरिक संरचना, उस परमाणु के अंदर क्या है, परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में वो हमें व्याख्या नहीं कर पाए। तो उसकी व्याख्या करने के लिए छोटा सा एक मॉडल थॉमसन ने भी दिया था। थॉमसन ने 1904 में अपना एक परमाणु मॉडल दिया और उसी को थॉमसन के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है परमाणु के अंदर, इलेक्ट्रॉन तरबूज के गुदे में जो तरबूज का बीज धसा रहता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन परमाणु के अंदर धसे रहते हैं। और परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है और परमाणु का जो समस्त आवेश है वो गोले के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित रहता है। ये जानकारी हमें थॉमसन ने दी थी। और उसी का सुधार करने के लिए रदरफोर्ड ने अपना एक अल्फा प्रकीर्णन करके अपना परीक्षण किया, प्रयोग करके हमें एक मॉडल दिया। उसी को रदरफोर्ड के नाम से जाना जाता है। तो हम उसी की आंतरिक संरचना के बारे में, मतलब है कि परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में और सटीक जानकारी देने के लिए रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन को हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझने के लिए आपको रदरफोर्ड ने क्या किया उसके बारे में हम आपको एक संपूर्ण जानकारी और सरल भाषा में देने की कोशिश करेंगे। कि रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने की चादर पर, मतलब सोने की चादर क्यों ली? सोना इसलिए उन्होंने लिया कि सोना एक बहुत ही मुलायम धातु होती है जिसको आसानी से पिघलाया जा सकता है और पीट कर बहुत ज़्यादा पतला किया जा सकता है। इससे ज़्यादा किसी भी अन्य धातु को पतला नहीं किया जा सकता। और उस सोने की चादर के ऊपर उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले अल्फा कणों को बमबारी की, अल्फा कणों को गिराया। तो उन्होंने जो घटनाएं देखने को मिली उन घटनाओं से कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों के ही बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कि रदरफोर्ड ने क्या किया कि रदरफोर्ड ने सोने की चादर पर रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले अल्फा कणों को गिराया, जिससे उन्हें विभिन्न घटनाएं दिखीं और इससे उन्हें कुछ निष्कर्ष निकाले। तो उन निष्कर्षों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। कि यहाँ पर जो परमाणु मॉडल में आपको दिखाया गया है कि ये जो दिख रही हैं ये अल्फा किरणें हैं और इन अल्फा किरणों को इस परमाणु के ऊपर गिराया गया। और उन्होंने जब देखा कि इसका जो केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग से दूर जाने वाली किरणें, मतलब दूर से गुजरने वाली किरणें सीधी निकल गईं। तो सीधी निकलने का मतलब है अधिकतर किरणें सीधी निकल गईं। उनका पहला निष्कर्ष यही है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। दूसरा उनका निष्कर्ष है कि कुछ किरणें जो नाभिक के थोड़ा नज़दीक जा रही थी, नज़दीक से गुजरने की कोशिश कर रही थी, तो कुछ किरणें 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम, जिस तरह से ये किरणें जा रही हैं 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम कोण से विक्षेपित होती हुई उनको नज़र आईं। तो उन्होंने इससे दूसरा निष्कर्ष निकाला कि
कि इसका मतलब है कि जो परमाणु का केंद्रीय भाग है इसके अंदर धनावेश होता है, क्योंकि अल्फा कण पर भी केवल और केवल धनावेश होता है। तो धन आवेश को प्रतिकर्षित करता है, मतलब है कि प्रतिकर्षण बल उनके बीच कार्य करता है। तो जिसके कारण ये प्रतिकर्षित होती हुई उनको नजर आई। तो उन्होंने ये दूसरा निष्कर्ष निकाला। तीसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि जो किरणें, जो अल्फा कण मतलब है कि परमाणु के केंद्रीय भाग की बिल्कुल सीध में जा रहे थे, वो 90 डिग्री से ज़्यादा विक्षेपित हो गई, या फिर वो अपने ही उसी रास्ते से वापस हो गई। जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये नाभिक के पास जाने वाली किरण 90 डिग्री से ज़्यादा विक्षेपित होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर 20,000 किरणों में से 20,000 कणों में से एक कण अब उसी रास्ते पर वापस लौटता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसका मतलब है कि इसका जो समस्त द्रव्यमान है और समस्त धनावेश इसके केंद्रीय भाग के सूक्ष्म जगह पर संकेंद्रित होता है। तो ये निष्कर्ष उन्होंने निकाले। उन निष्कर्षों को हम विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझेंगे। पहला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष ये है कि अधिकांश अल्फा किरणें स्वर्ण से बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल गईं। इससे ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। तो इसका उनके जो निष्कर्षों के बारे में आपको इसी प्रकार से लिखना भी है कि अल्फा किरणें स्वर्ण से बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल गईं। इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अब हम बात करते हैं दूसरा निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला। दूसरे निष्कर्ष में उन्होंने क्या बताया? दूसरे निष्कर्ष में बताया कि कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए तथा 90 डिग्री पर विक्षेपित हो जाते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड ने ये माना कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्रीय भाग में छोटे से स्थान पर संकेंद्रित रहता है। मतलब है कि जितनी किरणें उसके केंद्रीय भाग की ओर जाकर विक्षेपित होती हुई नजर आईं, उसी को उन्होंने कहा कि इसका जो संपूर्ण धनावेश है वो परमाणु के केंद्रीय भाग के छोटे से स्थान पर संकेंद्रित रहता है। उसके बाद उन्होंने तीसरा निष्कर्ष क्या है? तीसरे निष्कर्ष में कहा कि कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक पर विक्षेपित हो जाते हैं तथा 20,000 किरणों में से या 20,000 कणों में से एक कण अपने मार्ग पर, मतलब जिस मार्ग से वापस आ रहा था उसी मार्ग पर वापस लौट जाता है। इससे रदरफोर्ड ने ये निष्कर्ष निकाला है कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक अति सूक्ष्म स्थान में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। उसी को नाभिक कहते हैं कि जहाँ जितने भाग से जो किरणें हैं वो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो गई या फिर अपने उसी रास्ते से वापस हो गई, उसी को उन्होंने नाभिक कहा। उसके अब इस अगले वीडियो में हम आपको नाभिक की जो त्रिज्या है उसका व्यंजक हम आपको निकालना सिखाएंगे। तो इस स्थान पर जो दूसरा और तीसरा निष्कर्ष लगभग एक ही है, तो उसको आप दोनों को ठीक से पढ़ लेने। तो चौथा निष्कर्ष क्या है? चौथे निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि अल्फा कण स्वर्ण नाभिक का मतलब है कि जो स्वर्ण चादर है, सोने की चादर है, उसका नाभिक द्वारा जो लगाया गया प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम द्वारा निर्धारित होता है। यह बल अल्फा कण के नाभिक से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो बल होता है वो नाभिक के बीच की जो दूरी है, किससे? अल्फा कण के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये कूलाम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो दोनों आवेश हैं उनके आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है, और जो बल होता है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम बल कहते हैं। तो रदरफोर्ड ने कूलाम के नियम के आधार पर यह सिद्ध किया कि विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, मतलब है कि समान कोण पर, कुछ जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि समान कोण पर ये किरण चली गई, यहाँ से बहुत सारी किरणें जा रही होंगी, तो समान कोण पर एक इधर भी समान कोण पर जा रही होंगी। समान कोण पर जाने वाली जो किरणें हैं उनकी संख्या अगर n है, तो रदरफोर्ड ने कूलाम के नियम के आधार पर यह सिद्ध किया कि विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की संख्या, मतलब है जितनी किरणें, जितने कण समान कोण पर विक्षेपित हुए, उनकी जो संख्या है
साइन थीटा बाई 2 की पावर 4 मतलब साइन थीटा बटे 2 की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और पांचवा निष्कर्ष कुछ नहीं है, छोटा सा है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में भिन्न भिन्न धातु पत्रों पर, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, कुछ भी हो सकता है, कि जो नाभिक में जो धनावेश की मात्रा है वो भिन्न भिन्न होती है। तो ये अलग अलग पदार्थों के लिए जो नाभिक के अंदर धनावेश होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ये उन्होंने रदरफोर्ड ने अपने इस मॉडल में बताया। तो एक बार फिर हम आपको रिवीजन करा दें कि रदरफोर्ड ने परमाणु की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी लेने के लिए उन्होंने 1911 में एक प्रयोग किया। और उन्होंने क्या किया, सोने की चादर पर रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले अल्फा कणों को गिराया, जिससे उन्होंने निम्न घटनाएं देखीं और उन घटनाओं के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। और उन्हीं निष्कर्षों को एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं कि अधिकांश अल्फा कण जो परमाणु है, परमाणु के नाभिक से दूर जाते हुए जो गुजर रही थी वो बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गई। इससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। और दूसरा निष्कर्ष ये है, दूसरा निष्कर्ष में उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए, यानी कि 90 डिग्री पर या 90 डिग्री से छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए। इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह माना कि संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है। तीसरा निष्कर्ष उनका ये था कि कुछ अल्फा कण 90 कोण से ज़्यादा विक्षेपित हो गए और कुछ किरणें, मतलब जो 20,000 में से एक किरण अपने ही मार्ग पर वापिस हो जाती है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इसका जो संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण द्रव्यमान है वो केंद्रीय भाग के अति सूक्ष्म स्थान पर रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। चौथा निष्कर्ष क्या है कि अल्फा कण पर स्वर्ण नाभिक द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम द्वारा निर्धारित होता है। और रदरफोर्ड के कूलाम के नियम के आधार पर उन्होंने ये सिद्ध किया कि समान कोण से विक्षेपित होने वाली कणों की जो संख्या है वो n है, और जो कणों की संख्या n व्युत्क्रमानुपाती होता है साइन थीटा बटे 2 की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगला निष्कर्ष उन्होंने ये बताया कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों में भिन्न भिन्न चादरों पर, मतलब भिन्न भिन्न धातुओं का प्रयोग करके अल्फा किरणों को गिराया, जिससे उन्होंने देखा कि भिन्न भिन्न धातुओं के जो धनावेश है वो उनकी भिन्न भिन्न मात्रा होती है। अगर आपको तो ये था आपका रदरफोर्ड का परमाणुवीय मॉडल। और इससे ज़्यादा आपको रदरफोर्ड की कमियों के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।